हेलो एंड वेलकम एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो परसेंटेज का सेकंड शॉट है हमारा, वन शॉट का सेकंड पार्ट है, मतलब है ना। परसेंटेज के देखो हमने दो पार्ट्स के अंदर अपना कंप्लीट किया है। एक आपका परसेंटेज का वन शॉट वन था, एक आपका परसेंटेज का वन शॉट टू है। ओके ना। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर परसेंटेज के ही दो शॉट हमारे क्यों दिए ना, परसेंटेज के ही दो डोज क्यों दिए। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था बच्चे कि जो हमारी अरिथमेटिक है वो दो ही चैप्टर्स के ऊपर डिपेंड है, एक अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन और अपना परसेंटेज। अगर आपने इन दोनों चैप्टर्स के ऊपर अच्छे से कमांड कर ली ना, आपको अरिथमेटिक समझने में बहुत ज़्यादा आसानियत हो जाएगी। आपकी काफ़ी सारी डिफिकल्टीज दूर हो जाती हैं आपकी परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे अच्छे से कमांड करने पर। तो परसेंटेज के अंदर बच्चे हम सारे ही टाइप, जितने भी एग्जामिनर अपने टाइप्स बनाता है ना परसेंटेज के ऊपर, जितने भी टाइप वो देता है कि भाई इस टाइप से दे दिया उस टाइप से दे दिया, परसेंटेज के हम सारे ही टाइप इन छोटी छोटी वीडियोस के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब आप देख पा रहे हो कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है ये क्लासेस आप लोगों के लिए। मैंने यही कहा था कि भाई इररिलेवेंट नहीं पढ़ाऊंगा और इररिलेवेंट आप लोगों का टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगा, फालतू का टाइम आपको लोगों को मैं वेस्ट करने ही नहीं वाला। बिकॉज एंड डेज चल रहे हैं यार, अगर मैं पूरे 3-3 घंटे के आप लोगों को क्लास दे दूं जिसके अंदर से 1 घंटा मैं बस फालतू की बात कर रहा हूँ और बाकी के 2 घंटे चलो मैं पढ़ाई करा रहा हूँ, 1 घंटा खराब हो गया ना। तो ये सब मैं एंड डेज में भाई बिल्कुल भी नहीं करने वाला, है ना। बातें कर सकते हैं हम अपनी, है ना, दुनिया की हम बातें कर सकते हैं अच्छी खासी, बट इतना मैं नहीं कर सकता। अगर मेरे को इतना ही करना होता तो मैं लाइव क्लास लेके आप लोगों के साथ अच्छी खासी बातें होते करके मैं फिर कर सकता था, है ना। आप लोग भी खुश रहते कि सर मजाक कर रहे हो, हालांकि हम करते हैं बट एंड डेज के अंदर नहीं कर सकते ना बच्चे, बिकॉज आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है इस वक्त, है ना। तो मैं चाहता नहीं कि वो चीज़ें मैं अभी ख़राब करूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। टाइम आप लोगों का मैं ख़राब नहीं करना चाहता। जितना टाइम आप लेक्चर देखो, फिर अपनी जितना टाइम बचता आप अपनी उसके अंदर प्रैक्टिस में लगाओ, है ना। स्टार्ट करते हैं अपना परसेंटेज। सात 6 टाइप अपने कवर कर चुके हैं, 7 टाइप से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। आगे कर रहे हैं। और ये है ना वाली मैं थोड़ी लत अपनी हटा रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ अगर कभी कभार बोल दूँ तो वो मेरे को ध्यान आ जाता है, अब मैंने हाँ बोल दिया तो मैं खुद कंट्रोल कर रहा हूँ यहाँ पर। और मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है, तो आप लोगों को बिकॉज मौसम ही ऐसे चल रहा है, जुकाम वगैरह, तो आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी थोड़ी बैठी भी लग सकती है, तो थोड़ा अपने अकॉर्डिंग वॉल्यूम वगैरह एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। देखो मैंने बोला है ना, बट अब मैं कंट्रोल करूँगा। अब देखो 7 टाइप हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना। देखो बच्चों 7 टाइप, और हाँ आप वीडियो स्किप मत करना, बिकॉज मैं हर एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताऊंगा। ओके लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, हर एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताऊंगा, तो वीडियो स्किप मत कर लेना। आप स्पीड बढ़ा सकते हो वीडियो की, है ना, बिकॉज मैं खुद ही बहुत कम के टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ें कवर करवा रहा हूँ। तो अगर आप स्किप कर दोगे तो आप लोग काफ़ी चीज़ें मिस कर दोगे यहाँ पर। तो आप लोग लेक्चर की स्पीड बढ़ा दीजिए, वो मैं खुद रिकमेंड करूँगा आप लोगों को, बट स्किप मत करिएगा। अब देखो 7 टाइप हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 7 टाइप में मतलब किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। कि कोई पर्सन की कुछ इनकम है ना, कोई पर्सन की कुछ इनकम है, वो अपनी इनकम कहाँ कहाँ खर्च करता है ना, उसके अंदर ये चीज़ें बताते हैं। गलती से निकल गया भाई, मतलब वो है ना, गलती से निकल गया। मतलब कोई पर्सन है, उसकी इतनी इनकम है, वो अपनी इनकम का कुछ कुछ पार्ट की मतलब डिफरेंट एक्सपेंस में अपने खर्च करता है। फिर जब सब कुछ अपनी इनकम का कहीं ना कहीं डिफरेंट जगहों पे खर्च कर देता है, फिर उसकी इनकम का ना कुछ पार्ट बच जाता है, उसको हम सेविंग बोलते हैं। तब बता देगा भाई कि इतने % उसकी सेविंग बची हुई है, जो कि आपकी एक्चुअल में कुछ सेविंग होगी तो आपसे इनकम पूछ लेगा, एक्सपेंस पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, है ना। एक थोड़ा हमने ओवरव्यू ले लिया। एक इसके अंदर एक टाइप ये बनता है कि वो खर्च कर रहा है ना। इसके अंदर तो मतलब इसके अंदर तो बस वो बोल रखा है कि भाई इतनी इनकम का इतना % यहाँ खर्च कर दिया, इतना % यहाँ खर्च कर दिया, इतना % यहाँ कर दिया। इसका ही दूसरा टाइप हमारा बनता है कि ये आपकी इनकम है, इसका 40% यहाँ खर्च कर दिया, एक्सपेंस कर 40% का ही कुछ %, फिर उस % का ही कुछ % इधर एक्सपेंस कर दिया। मतलब रिमेनिंग, जो इसके अंदर दूसरा टाइप बनता है ना, उसके अंदर रिमेनिंग वर्ड यूज होता है। ये पहला टाइप है इसी के अंदर, इसके अंदर रिमेनिंग वर्ड यूज नहीं होता, है ना। मेन डिफरेंस हमारा यही है कि जो दूसरा टाइप है उसके अंदर रिमेनिंग वर्ड यूज होता है, इसके अंदर रिमेनिंग वर्ड नहीं यूज होता। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, वो क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, हम दोनों ही यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, so after spending 40% on machinery, 25% on building, 15% on raw material and 5% on furniture, एक पर्सन है, उसने 40% मशीनरी पे खर्च किया अपनी इनकम का, 25% बिल्डिंग पर एक्सपेंस किया, 15% अपना रॉ मटेरियल पर खर्च किया है, और 5% उसने अपना फर्नीचर पर खर्च किया है। ओके, ये सब एक्सपेंस करने के बाद ना उसके पास इतना बैलेंस बचता है, रॉ बैलेंस उसके पास कितना बचता है, 1,30,500, इतना बैलेंस उसके पास बचता है। तो उसके पास तो इनिशियल कितने पैसे थे ये मुझे बताना है ना। तो
मैंने लेट कर लिया कि यार अभी देखो मुझे ना ऐसी कुछ एग्जैक्ट वैल्यू गिवन नहीं है टोटल इनकम की, तो मैंने लेट कर लिया कि उसकी टोटल इनकम ना 100 रुपीज थी। उसकी टोटल इनकम कितनी थी गाइज? 100 रुपीज। उस इनकम में से उसने 40% अपना मशीनरी पर एक्सपेंस कर दिया है, मशीनरी पर उसने 40% खर्च कर दिया। 100 का 40% 40 ही रहता है, 100 का 40% 40 ही रहेगा। इसी तरीके से 25% उसने बिल्डिंग पर एक्सपेंस कर दिया है, तो 100 का 25% कितना हो जाएगा? 25 ही रहेगा। इसी तरह से रॉ मटेरियल पर उसने 15% एक्सपेंस किया है, रॉ मटेरियल पर 15% खर्च किया है उसने। एंड 5% ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पर कितने परसेंट खर्च किया उसने? 5%। ओके, अब उसका कुछ बैलेंस बच गया होगा एंड में रिमेनिंग, वो बैलेंस मुझे यहां पर दे रखा है, कितना है बच्चे वो बैलेंस? 1,30,500, 1,30,500 उसके पास यहां पर रिमेनिंग बैलेंस बचा है। तो मुझे बताने कि बच्चे उसकी इनकम कितनी थी, इनकम कितनी थी। क्लियर है? तो कैसे करेंगे वो देखते हैं हम यहाँ पर। ये तो जो मुझसे बोला गया है वो मैंने पूरा पूरा यहाँ पर बना लिया। एक बार मैं देख लेता हूँ यार उसकी बैलेंस यूनिट के अंदर कितना बचा है। एक्चुअल में उसका बैलेंस मुझे दे रखा है, एक्चुअल में उसकी सेविंग मुझे दे रखी है भाई इतनी बची है, बट मैं एक बार यूनिट के अंदर देख लेता हूँ इसकी सेविंग कितनी है। ओके, तो मशीनरी पर 40 यूनिट उसने मशीन पर एक्सपेंस किया है, 25 यहां पर है, 15 यहां पर है, 5 यहां पर है। एक बार इनको सबको मैं ऐड कर लेता हूं। क्लियर है? ये मेरा 40 हो जाएगा, 40 और 40 आपका 80 प्लस 5, 85 यूनिट वो अपना एक्सपेंस कर चुका है डिफरेंट एक्सपेंसेस पर, है ना। डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर उसने अपना 85 यूनिट एक्सपेंस कर दिया है। अगर 100 में से उसने 85 खर्च कर दिया है, एक्सपेंस कर दिया है, तो उसके पास बचेगा कितना? 15 यूनिट रिमेनिंग रह गया उसके पास। तो मुझे इनकम बतानी है कि भाई उसकी इनकम कितनी थी, यानी कि उसके पास शुरुआत में बैलेंस था कितना। बच्चों देखो मुझे 15 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, मुझे 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूं। मैं कैसे निकाल लूंगा? टोटल मनी मुझे यहां पर निकालना है, तो 1,30,500 को मैं डिवाइड कर दूंगा 15 से, बिकॉज ऑफ मुझे 1 यूनिट की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी, इस वजह से मैं डिवाइड कर रहा हूं 15 से, और 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर? अब आप सोचोगे सर 15 से क्यों डिवाइड किया? देखो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है, मैं यहाँ पे जस्ट दिखा रहा हूँ, 1,30,500। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 से मैं डिवाइड कर दूंगा इसको। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फिर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये चीज़ मैंने यहाँ पे करी। अब ये चीज़ आप डायरेक्ट कर सकते हो, लिखोगे थोड़ी बार बार। कैंसल आउट कर लीजिए। देखो मैंने हमेशा से आप लोगों को कैलकुलेशन के अंदर बताया कि बड़े बड़े नंबर से आप जब कैंसल आउट करते हो ना, तो आप लोगों की सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बिकॉज बड़े नंबर हमारे जुबान पे इतनी जल्दी इतने रटे हुए नहीं होते जितने हम छोटे नंबर्स हमारे जुबान पे रटे हुए रहते हैं। तो कोई बात नहीं, एक आधी सेकंड आप लोगों का फालतू लग जाएगा, बट आप लोग कैलकुलेशन के अंदर सिली मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है ना। बट यहाँ पे अगर जैसे मैं 15 से कैंसिल करूँ तो मुझे दिख रहा है भाई 15 8 जा 120 हो रहा है ना, 15 8 जा 120 होता है, और आपका फिर 105 बचेगा, 15 7 जा 15 7 105 होता है, 00 मैंने कैंसिल कर दिया, तो 87 यहाँ पर आ रहा है। 87 ऑप्शन सी मेरा आंसर है ना, 87 4 टाइम्स 0। अब देखो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको 15 का टेबल आता होगा, नो डाउट, बट कैलकुलेशन के टाइम पे वो थोड़ी चीज़ें अटकती हैं। तो कोई बात नहीं, कहीं हर्ज नहीं जा रहा, आप 5 और 3 के अंदर ब्रेक कर लीजिए, पहले 5 से कैंसिल कर दीजिए, फिर 3 से कैंसिल कर लीजिए। यकीन मानना 2 से 3 सेकंड ही फालतू लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। और इतनी भी टाइम की इतनी भी मारा मारी नहीं हो रही कि 5-3 सेकंड के अंदर मतलब आप लोगों का एग्ज़ाम छूट जाएगा। आवाज़ मुझे पता आज मुझे थोड़ी ना बैठी बैठी सी हो रही है ना, तबीयत खराब जैसी, मतलब। अब देखो इसी का दूसरा टाइप हमारा बनता है, ठीक है। जब हमसे रिमेनिंग बोला जाता है कि भाई उसने उसकी इनकम इतनी थी, 60% यहाँ पे एक्सपेंस कर दिया, 60 का रिमेनिंग यहाँ पर एक्सपेंस कर दिया, उसका रिमेनिंग ऐसे एक्सपेंस कर दिया, तो उस केस के अंदर में क्वेश्चन किस तरीके से करना होता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले जब हमने टाइप किया था उसके अंदर रिमेनिंग वर्ड यूज नहीं हुआ था, अब यहाँ पर रिमेनिंग वर्ड यूज होगा। जब आपको रिमेनिंग वर्ड यूज होगा तो हम कैसे करेंगे वो भी यहाँ पे देखते हैं। तो एक आदमी है, एक मैन है, उसने इतना परसेंट मंथली इनकम का, मंथली अर्निंग का हाउस रेंट पर खर्च किया है। जो बैलेंस बचा, आउट ऑफ द बैलेंस का मतलब होता है रिमेनिंग,
जो बैलेंस उसका पास बचा है, यानी आउट ऑफ द बैलेंस मीन्स रिमेनिंग। रिमेनिंग का उसने बच्चे 12.5% क्लोथ पर खर्च कर दिया है। रिमेनिंग का 25% ट्रैवलिंग पर एक्सपेंस किया है। जो उसके पास बैलेंस बचा है आउट ऑफ द बैलेंस, यानी कि रिमेनिंग का इतना परसेंट उसने एजुकेशन पर खर्च कर दिया। रिमेनिंग का इतना परसेंट उसने फूड पर खर्च किया है। अब उसके पास बैलेंस कितना बचा है, ये उसके पास बैलेंस बचा है एट द एंड, यानी सेविंग उसके पास इतनी बची है। तो उसकी मंथली अर्निंग यहाँ पे मुझे फाइंड करनी है। क्लियर है? एक बार मुझे बता दो कि उसके पास कितना कितना उसने कहाँ एक्सपेंस किया है। तो आप कहोगे सर अगर मैं हाउस रेंट की बात करता हूँ ना, अगर मैं हाउस रेंट की बात करता हूँ तो उसने 16.66% एक्सपेंस किया है। अगर आप लोगों ने मेरी परसेंटेज वाली वो देख ली जो मैंने कल आप लोगों को बताया था, है ना, वो चार्ट वगैरह अगर आप लोगों के पास है और आप लोगों ने अगर मेरा वार्म अप शीट डाउनलोड कर लिया है तो उसके अंदर आप लोगों को याद हो गई होंगी चीज़ ना। आपको पता है सर 16.66% मेरा या 16:2.3% मेरा 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं क्लोथ की, क्लोथ्स की अगर मैं बात करता हूँ 12.5% क्लोथ पर एक्सपेंस खर्चा है, खर्च मतलब 12.5% आपका क्लोथ पर खर्च करता है वो। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मेरी 1/8 होती है। ठीक है, आप लोगों को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए अब आपको पता चल रहा होगा सर मैं क्यों बोल रहा था कि आप लोगों को ये परसेंटेज वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। ठीक है, लर्न नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने ये याद करवा रखी है। ओके, अब आप सोचोगे सर कहाँ याद करवा रखी है, तो आप लोग एप्लीकेशन मतलब पूरा परसेंटेज चैप्टर मैंने आप लोगों को फ्री में दे रखा है। ठीक है, आप लोग एडुकेप्टन की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, क्वांट के सेक्शन में जाके पूरा परसेंटेज लेक्चर आप फ्री में, पूरे सारे लेक्चर्स आप फ्री में देख सकते हो। एंड उसके पहले 2 लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को याद भी करवा रखी चीज़ें डिटेल के अंदर समझा के। ओके, अगर मैं ट्रैवलिंग की बात करता हूँ, ट्रैवलिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो 25% वो ट्रैवलिंग पर खर्च कर रहा है। और एजुकेशन की, एडुकेशन है ना, एडुकेशन या फिर एजुकेशन 22.22%। किसी जगह पे एडुकेशन बुलाया था, किसी जगह पे एजुकेशन। इतना परसेंट फूड पर। अगर मैं बात करता हूँ फूड की 27.27% फूड पर। क्लियर? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 1/4। अगर मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की बात करता हूँ तो आपको पता है ये मेरा ना 11.11 इंटू 2 है, और आपको पता है 11.11% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है भाई मेरी 1/9 होती है। तो इसके अगर मैं 2 से 1/9 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा मेरा 2/9। इसी तरीके से ये जो मेरा लिखा हुआ है 9.09 इंटू 3 लिखा गया है, और आपको पता है 9.09 जो होता है वो मेरा 1/11 होता है, इसलिए आपका 3/11 हो गया। ओके, उस मैन की मुझे मंथली अर्निंग बतानी है। देखिएगा ढंग से इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम। मैंने लेट्स से कि उस मैन की जो मंथली इनकम है ना वो एक्स थी, एक्स का इतना परसेंट उसने हाउस रेंट पर खर्च कर दिया। यानी कि अगर मैं फ्रैक्शन की बात करता हूँ 6 में से 1 यूनिट उसने हाउस रेंट पर खर्च कर दिया, यानी कि ये जो 1 यूनिट है ना उसने हाउस रेंट पर खर्च कर दिया है। ओके, यार लाइट कुछ कम तो नहीं लग रही आप लोगों को? एक सेकंड, आई थिंक ठीक होगा अब। तो 6 में से 1 यूनिट वो अपना खर्च कर चुका है, यानी बचा कितना रहा है 5 यूनिट। 6 में से 5 यूनिट उसने बचा दिया। ओके, इसी तरीके से अब ये मेरे पास इतना पैसा बचा है, 8 यूनिट में से 1 यूनिट वो खर्च कर दिया, यानी कि 7/8, यानी रिमेनिंग का इतना उसके पास बचा है। इसी तरीके से 4 में से 1 एक्सपेंस उसने हो गया है उसका, तो 3/4 रिमेनिंग रह जाएगा। 9 में से 2 एक्सपेंस हो गया, यानी कि 7/9 रिमेनिंग रह जाएगा, है ना, 8/11। ठीक है, यहाँ पे आपका, तो यहाँ पर एंड में कितना पैसा बचा है मेरे पास 1225। इसके इक्वल्स टू में रख देंगे आप लोगों का। एक्स की वैल्यू मुझे यहाँ पर बता दो कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। ओके, एक बार कैसे बताएंगे एक्स की वैल्यू क्या होगी? कैंसिल आउट करो, 8 से 8 आपने कैंसिल कर दिया, दिस इज 3 3 9। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखो और कहीं भी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा ना। ओके, सो सबसे पहले मैं 5 से यहाँ पे कैंसिल आउट करूँगा। दूसरा कलर ले लेते हैं ना कोई, वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगी बड़ी। 5 से मैंने कैंसिल आउट करा। ठीक है,
5 2 10, 5 4 20, 5 5 25। अब मैं 7 से कैंसिल आउट करूंगा, 7 3 21, 7 5 35। अगेन मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ, 7 5 35। अब अपॉन में मैं देख लेता हूँ, मेरे पास 6 रिमेनिंग रह गया है, 4 रिमेनिंग रह गया है, 3 रह गया और 11 रह गया है ना। ठीक है, ये सारे उठ के वहाँ चले जाएंगे और यहाँ पर मेरे पास 5 रह गया है। तो एक बार मैं कर लेता हूँ, 6 4 24 इंटू 3 और इंटू 11 इंटू 3 कर लीजिए, या फिर 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 3 15 इंटू 11 मेरे पास हो जाएगा। इसके मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिख देता हूँ, ये सारे नंबर उठा के मैं वहाँ पे ले गया ना, और यहाँ पर मैंने 3 को ऑलरेडी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया था, इस वजह से मैंने 15 लिख दिया। अब कैलकुलेशन आपकी मर्जी, आप लोग किस तरीके से करो ना, मुझे इस तरीके से इजी लग रहा था, मैंने इस तरीके से कर दिया। 15 टू द 30 और 15 चौके 60 इंटू 11। ठीक है, सो दिस इज 3 3, दिस इज 6 6 और 0 0, 3 9 6 0। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो कैलकुलेशन आपकी मर्जी है, आप लोग किसी भी तरीके से करो, है ना। यहाँ पर एक बार मैं इरेज कर देता हूँ, और 15 को मैंने 24 से मल्टीप्लाई किया था ना। ठीक है, ये आपका 6 है। ओके, आगे बढ़ें गाइस, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। आपका जितने भी उसके अंदर 7 टाइप के अंदर क्वेश्चन बनते थे, दोनों तरीके वो हमने यहाँ पर कर लिया। अब अपने आते हैं 8th टाइप के ऊपर। हमसे बोल रखा है एक गांव है जिसके अंदर 16% जो है अडल्ट आर मेल है, बची हुई फीमेल्स हो गई। ड्यू टू द डेमोग्राफिक चेंजेस द नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीज बाय 15% एंड फीमेल इंक्रीज बाय 10%। तो आपको गांव की पॉपुलेशन में बताना है कितना परसेंटेज का इंक्रीमेंट हुआ, यानी कितने परसेंट से गांव की जो पॉपुलेशन है मेरी बढ़ गई है, ये मुझे यहां पर बताना है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं करता क्या हूं, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा, एक्चुअल वैल्यू मुझे कहीं भी कुछ नहीं दे रखी कि भाई पहले गांव की पॉपुलेशन 3000 थी, 4000 थी, 5000 थी, कितनी थी, मुझे कुछ भी नहीं दे रखा। मैं क्या करूंगा, अपनी तरफ से कोई नंबर मान लूंगा। ठीक है, और वैसे भी मुझे जब परसेंटेज वैल्यूज बतानी होती है ना, तो मैं एक्चुअल नंबर का मुझे कुछ करना ही नहीं होता। ओके, एक्चुअल नंबर का मैं कुछ नहीं करता। अब देखो, मैंने गांव की जो टोटल पॉपुलेशन थी वो 100 यूनिट लेट कर ली है। मुझसे बोला गया है कि जो 60% है वो अडल्ट आर मेल है। अगर मैं मेल की बात करता हूं तो इसके गांव की पॉपुलेशन के 60% मेल है, तो 100 का 60% कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अच्छा देखो, रेस्ट फीमेल हो गई, यानी बची कुछ जो भी है वो मेल फीमेल्स हो जाएंगी, यानी 40 फीमेल हो गई। सेक्स रेशियो बड़ा खराब है इस गांव का सेक्स रेशियो जनरली खराब ही होता है ना। गर्ल्स को पहले के टाइम पे ज़्यादा होता था, है ना, किल कर देते थे। ड्यू टू डेमोग्राफिक चेंजेस मेल इंक्रीज बाय 15%, मेल जो है 15% से इंक्रीज हो गए, है ना। अच्छा देखो, आपको पता है अगर मैं इन दोनों को टोटल कर देता हूँ तो मेरे टोटल आ जाएगा 100 यूनिट मेरे गांव की पॉपुलेशन हो गई। ओके, मुझे परसेंटेज चेंजेस बताना है, मुझे परसेंटेज के अंदर आंसर निकालना है, तो मैं एक्चुअल वैल्यू को कुछ करता ही नहीं, है ना। मैं जितनी हो सकता है वैल्यू उतनी सिंप्लीफाई कर लूंगा। 0 से 0 मैंने सब जगह कैंसिल कर दिया, फिर मैं 2 से भी कैंसिल कर दूंगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो मेरे पास जो रेशियोज बची है ना वो मेरे पास आ गई है 3 2 5। ठीक है, ये मेल है, दिस इज फीमेल और दिस इज टोटल पॉपुलेशन। मैं थोड़ा साफ साफ करके लिख देता हूँ, बड़ा गंदा सा हो गया ये, और थोड़ा यहाँ पे मिटा भी देते हैं चीज़ों को। अच्छा देखो, आप 60 40 और 100 भी रखते हो ना तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं जस्ट चीज़ें थोड़ी सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो। मेल आपके 3 यूनिट हो गए हैं, मेल आपके 3 यूनिट हो गए हैं, फीमेल आपकी 5 यूनिट है, और टोटल पॉपुलेशन, सॉरी फीमेल आपकी 2 यूनिट है, टोटल पॉपुलेशन मेरी 5 यूनिट हो गई। अब मुझसे बोला गया, देखो सबसे सिंपल मेथड मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। अब मुझसे बोला गया मेल आपके 15% से बढ़ जाते हैं, है ना, तो यहाँ पे सीधा सीधा मेल का 15% निकाल दीजिए। फीमेल हमारी यहाँ पर 10% से इंक्रीज हो जाती है, तो सीधा सीधा यहाँ पर 10% निकाल दीजिए। और मुझे बताना है कि भाई टोटल पॉपुलेशन में कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, तो मैंने लेट कर लिया भाई टोटल पॉपुलेशन मेरा x% का इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लेट कर लिया कि भाई टोटल पॉपुलेशन मेरा x% का इंक्रीज हो जाता है, बस बात खत्म। 15 3 45% यहाँ पर हो गया है,
ओके 15 3 45% प्लस अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ यहाँ पे 20% हो गया इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स परसेंट। देखो परसेंट से मेरे परसेंट हर जगह कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं परसेंट कॉमन लूंगा, उस परसेंट से मेरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 65 इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 13, यानी जो गांव की पॉपुलेशन है वो 13% से इंक्रीज हो गई है गाइस। बात क्लियर है, समझ आया आप सभी को? जो हमारे विलेज की पॉपुलेशन है वो 13% से इंक्रीज हो जाएगी। ये हमारा एक इस टाइप का 8th टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमारे यहाँ पर। आगे बढ़े। अच्छा देखो एक एम्प्लॉय है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। एक एम्प्लॉय है अपनी सेविंग का 40% बचाता है, वो सॉरी अपनी सैलरी का 40% वो सेव कर लेता है। बाकी सीधी सी बात है भाई, अगर उसकी सैलरी है 100 यूनिट, अगर 100% उसकी सैलरी है, उसमें से अगर वो 40% सेव कर रहा है तो एक्सपेंस वो 60% कर रहा होगा। इफ हिज सैलरी इंक्रीज बाय 30% एंड हिज एक्सपेंस इंक्रीज बाय 20%, तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग? उसकी सेविंग के अंदर कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा, ये हम मुझे यहां पर फाइंड करना है। तो पहले मैं लिख लेता हूं मुझे बोला क्या क्या है। वो अपनी सैलरी का 40% सेव करता है। अगर उसकी सैलरी, या फिर मैं कह लेता हूं भाई उसकी इनकम, अगर उसकी इनकम 100 यूनिट है, सॉरी अगर उसकी इनकम 100 यूनिट है, आपको पता है इनकम मेरी दो जगह यूज होती है, या तो सेविंग या तो फिर एक्सपेंस। सिर्फ इन्हीं दो जगह पर मेरी इनकम यूज होती है। इस इनकम का 40% वो सेव कर लेता है, तो 100 का सेव 40% कितना हो जाएगा 40 प्लस, अब 100 में से 40 यूनिट उसने सेव कर लिया तो बचा एक्सपेंस कितना कर दिया होगा 60। अब देखो मुझे यहाँ पे बताना क्या है, परसेंटेज में मुझे बताना कि उसकी सेविंग के अंदर कितना परसेंटेज का इंक्रीज हो गया। जब भी बात आती है परसेंटेज की, हम वैल्यू सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, वैल्यू छोटी कर सकते हैं। एक्चुअल वैल्यू का मुझे कुछ करना नहीं होता, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर वैल्यूज थोड़ी सिंप्लीफाई कर लूंगा, छोटी कर लूंगा। 0 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 5 10, 2 2 4, 2 3 6। यहाँ पर ये मेरी इनकम हो जाएगी 5 यूनिट, सेविंग हो गई 2 यूनिट और एक्सपेंस हो गया 3 यूनिट। अब देखो जैसा पिछले क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है ना, मैं वैसी वैसी करूंगा। मुझसे बोल रखा है अगर उसकी जो सैलरी है, जो उसकी इनकम है वो 30% से इंक्रीज हो जाती है, इसका मैं सीधा सीधा 30% निकाल दूंगा। एंड उसकी जो एक्सपेंस है वो 20% से इंक्रीज हो जाता है, यानी कि उसका जो खर्चा है वो 20% से इंक्रीज हो जाता है। तो मुझे बताना उसकी सेविंग कितने परसेंट से इंक्रीज हो गई। तो मैं क्या करूँ भाई, सेविंग मैंने लेट कर लिया भाई X% से इंक्रीज हो गई, जैसा पिछले क्वेश्चन के अंदर करा है हम वैसे ही कर रहे हैं। तो 5 3 15 150% हो गया। तो मैं परसेंट हटा दे रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा बिकॉज वो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज 2x प्लस 2 3 6, 60 हो गया। वहां ले जाएंगे 90 इज इक्वल्स टू 2x, कैंसिल आउट करूंगा, x इज इक्वल्स टू 45। यानी कि उसकी सेविंग कितने परसेंट से इंक्रीज हो जाती है 45% से। बात क्लियर है आप सभी को? सबसे सिंपल मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। ये मेथड्स के लिए मैंने पहले ही बोला था भाई यहाँ वहाँ भागने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं मेथड बता रहा हूँ बस वही पत्थर की लकीर मान के चल लो, और मेथड्स के लिए यहाँ वहाँ मत भागना। मेथड्स के यहाँ वहाँ लिए भाग रहे हो तो फिर मैं क्या ही बोल सकता हूँ। मेथड सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाइड मेथड आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे विद बेस्ट अप्रोच। अच्छा देखो टेलीग्राम चैनल बच्चे, क्वांट LRDI की महफिल, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। सारी PDF वगैरह जो अपने लेक्चर्स की हैं, वन शॉट वीडियोस की, वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। प्लस अपने जो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने के आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसकी PDF तो मिलती है आप लोगों को, प्लस अपनी क्विज़ेस भी होती हैं डेली बेस पर, है ना। तो उसके अंदर अपने आप का थोड़ा टेस्ट वगैरह लेना, क्या मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ टाइम पे या कर पा रही हूँ। और विनर को हम प्राइज़ भी देते हैं, ठीक है। लालच नहीं दे रहा, आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी खासी हो जाएगी। अच्छा देखो बच्चे, मॉक्स लेक्चर्स के साथ आप लोगों के मॉक्स जरूरी एसेंशियल है, ठीक है। आप लोग कहीं मॉक्स लगा रहे हो, अच्छी बात है, लगाइए, है ना, बट मॉक्स लगाइए, ठीक है। अगर किसी के पास कोई मॉक्स वगैरह नहीं है तो आप लोग हमारा एसेंशियल वाला बैच ले सकते हो, 999 इसकी कॉस्ट है।
इसके अंदर आपको मॉक्स भी मिल रहे हैं, इसके अंदर आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए ई बुक्स भी मिल रही हैं, इसके अंदर आप लोगों की मेंटरशिप भी मिलेगी प्रॉपर, और इसके अंदर आपको इंग्लिश वर्बल के लेक्चर्स भी मिलेंगे, है ना। वर्बल के लेक्चर्स तो आप लोगों को मतलब वर्बल तो आप लोगों को हर जगह देनी ही देनी है। ओके, आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ मॉक्स की बात करता हूँ तो इंदौर के आपके 20+ मॉक्स हैं, जिपमैट के 10+ मॉक्स हैं, आप लोगों के क्राइस्ट नेमेसिस के 50 हैं। अगर मैं मेन जनरल टेस्ट की बात करूँ तो 20+ मॉक्स आप लोगों के फुल लेंथ मॉक है, ये 20 से ज़्यादा मॉक्स है, मतलब अप्रोक्सिमेटली 25 मॉक्स तो आप लोगों को मिलेंगे यहाँ पर जनरल टेस्ट के। बाकी और भी आप लोग देख सकते हो, इतने सारे मॉक्स आप लोगों को मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाइड मेथड में आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। बच्चों की बहुत दिक्कत रहती है इस क्वेश्चन के अंदर, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर कि सर पानी का पल्प उड़ गया, पानी उड़ गया, पल्प रह गया, ये वो बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है आप लोगों को। सबसे सिंप्लीफाइड मेथड में यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा आज, फिर कहीं भागने की जरूरत नहीं आप लोगों को। मुझसे बोल रखा है कि एक फ्रेश ग्रेप्स है, उसके अंदर 75% वाटर है। ड्राइड ग्रेप्स के अंदर अगर मैं बात करता हूँ 15% वाटर है। तो हाउ मेनी केजीज ऑफ फ्रेश ग्रेप आर रिक्वायर्ड टू गेट 20 kg ऑफ ड्राइड ग्रेप्स। छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, साइड में लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो या फिर दिमाग में रख लो कि जो हमारा पल्प परसेंट होता है ना, जो हमारा पल्प देख लो, अलिट्रेशन बोलते हैं ना इसको, जब हमारी जुबान लड़खड़ा जाती है बोलते एक जैसे वर्ड्स बोलते वक्त। पल्प परसेंट ना बच्चे हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है टोटल वेट के, यानी कि अगर टोटल वेट बढ़ेगा तो पल्प परसेंट कम हो जाएगा, पल्प परसेंट बढ़ेगा तो टोटल वेट कम हो जाएगा। क्लियर, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है हमारा टोटल वेट का। ओके, तो मुझसे बोल रखा है कि अब देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ दो चीजें यहाँ पर बताई, पल्प परसेंट और टोटल वेट। वाटर नहीं है, वेट है ये, टोटल वेट। तो आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर भी यही दो चीजें यूज करनी है, पल्प परसेंट और टोटल वेट, पल्प परसेंट और टोटल वेट। वाटर का कोई काम नहीं है यहाँ पर। ओके, दो ही चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, पल्प परसेंट और टोटल वेट। मुझसे बोल रखा है फ्रेश ग्रेप्स के अंदर 75% पानी है और ड्राइड ग्रेप्स के अंदर 25% पानी है। एक आपका फ्रेश ग्रेप है और एक आपके पास ड्राइड ग्रेप है। मैंने यहां पर बता रखा है पल्प परसेंट और टोटल वेट, दो चीजें मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताई हैं। मुझसे बोल रखा है 75% पानी है फ्रेश ग्रेप के अंदर। अगर 25% वाटर है तो अगर 75% वाटर है फ्रेश ग्रेप के अंदर तो 25% पल्प हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 25% यहाँ पर वाटर है तो 75% पल्प हो जाएगा यहाँ पर ड्राइड ग्रेप्स के अंदर। ओके, अगर फ्रेश ग्रेप के अंदर आपका 75% वाटर है तो पल्प परसेंट हो जाएगा 25%, परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा तो इसमें से मैं लिख नहीं रहा। ग्रेप्स की बात कर रहा हूँ, ड्राइड ग्रेप्स के अंदर आपका 25% वाटर है तो 75% आप लोगों का पल्प हो गया। ठीक है, 75%। अगर देखो मैं कैंसल आउट करता हूं तो 25 1 जा 25 3 जा। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को एक चीज यहां पे बताई कि भाई जो पल्प परसेंट होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है मेरे टोटल वेट के। यानी कि अगर यहाँ पे पल्प कम है तो यहाँ पे टोटल वेट ज्यादा होगा, अगर यहाँ पे पल्प ज्यादा है तो टोटल वेट कम होगा। तो बस मैं यही करना है कि भाई अगर यहाँ पे पल्प कम है ना, पल्प यहाँ पे कम है तो टोटल वेट इसका ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा होगा भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है यानी कि 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे टोटल वेट ज्यादा है तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है यानी कि 1 हो जाएगा। बात समझ आए आप लोगों को, उल्टा कर देंगे उल्टा। अब देखो इसके अंदर फ्रेश ग्रेप के अंदर टोटल वेट कितना 3 यूनिट और ड्राइड के अंदर टोटल वेट कितना 1 यूनिट। मुझे यहाँ पर बताना है कि हाउ मेनी केजीज ऑफ फ्रेश ग्रेप आर रिक्वायर्ड टू गेट 20 kg ऑफ ड्राइड ग्रेप्स। भाई अगर 20 किलो आप लोगों के ड्राई सूखे हुए अंगूर हैं तो आप लोगों को फ्रेश ग्रेप्स कितने लेने होंगे, ये मुझे यहाँ पर बताना है। मीन्स अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 kg है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 kg है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इतनी सी चीज़ है बस, 60 kg यहाँ पर मेरा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आप लोगों को समझ आई, कुछ नहीं करना, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। आप लोगों को बस एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, पल्प परसेंट एंड टोटल वेट। ओके, पल्प परसेंट निकाल दूंगा, टोटल वेट निकाल दूंगा, जैसा मुझे बोल रखा है उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना आंसर निकाल दूंगा, बस बात खत्म, डेट्स इट। इतना ही करना है आप लोगों को इसके अंदर। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, बट ये चीज़ मैंने आप लोगों को सिंप्लीफाई कर दी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत रहेगी, सर किस तरीके से करें, इतनी सारी हमें रिलेशन दे रखे हैं।
ए इतना परसेंट कम है बी से, बी इतना परसेंट कम है सी से, सी इतना परसेंट ज़्यादा डी से, कैसे करेंगे सर? बताता हूँ किस तरीके से करना है, कंफ्यूज होना ही नहीं है आप लोगों को। ए बी सी एंड डी, मुझे बोल रखा है कि ए 25% कम है बी से, ए 25% कम है बी से। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरी 1/4 होती है, 4 पर एक कम है यानी कि 3 हो जाएगा ए, और बी हो जाएगा 4, तो बी हो जाएगा 4, ए हो गया हमारा 3। बस इतना आप लोग लिखते रहना है। बी इज 30% लेस देन सी, बी सी से 30% कम है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चे? 3/10। अगर सी 10 है तो सी बी 10 पे 3 कम है यानी कि बी हो जाएगा मेरा 7, और सी है मेरा 10। सी 10 है तो बी हो जाएगा 3। आगे मुझसे बोल रहा है सी इज 50% मोर देन डी, सी डी से 50% ज्यादा है। सी इज 50% मोर देन डी, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मेरी? 1/2, यानी कि सी 2 पर 1 ज्यादा है। देखो सी डी पर 50 ज्यादा है ना? अगर मैं परसेंटेज के अंदर बात करूं, थोड़ा मैं आपको लोगों को लैंग्वेज रिलेट करवाने की कोशिश कर रहा हूं। सी डी पर 50% ज्यादा है ना? सी डी पर 1 यूनिट ज्यादा है, सी डी पर 50% ज्यादा है, सी 2 पर 1 यूनिट ज्यादा है, यानी कि डी मेरा 2 हो जाएगा और 1 ज्यादा यानी कि सी मेरा 3 हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आप लोगों को चीज़ अब समझ आ रही होंगी। तो सी अगर 3 है तो डी मेरा 2 हो जाएगा। देखो अगर कितने बच्चों ने यहाँ पर मेरी रेशियो प्रोपोर्शन वाली क्लास देखी है, कुछ नहीं करना, आप लोगों को ब्लैंक स्पेस फिल करना है। आप लोगों को रेशियो निकालने के लिए ब्लैंक स्पेस फिल करना है बस। यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो गया, दिस इज 3 3 3। मतलब जिस जो भी आप लोगों का ब्लैंक स्पेस है ना, उसके उस ब्लैंक स्पेस के अंदर नियरेस्ट नंबर फिल कर देना आप लोगों को, है ना? ये जो आपका लोगों का ब्लैंक स्पेस था, इसके पास नियरेस्ट नंबर आपका 4 था, आपने 4 फिल कर दिया। यह ब्लैंक स्पेस था, नियरेस्ट नंबर आपका 10 था, फिल कर दिया, 3 3 फिल कर दिया, यहाँ पे 3 आ गया। बात आई आप लोगों को समझ? आप बस कुछ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको सीधा सीधा। 3 3 9, 3 27 रेशियो, 4 3 12, 12 3 36, 40 और 4 3 12, 40 एंड 4 2 8। किसी नंबर से कैंसल आउट हो रहा है क्या? देख लीजिए, बिकॉज रेशियो हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है और यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा ना। 3 से ये कैंसिल हो रहे हैं, बट ये 83 से कैंसिल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। हमसे बोल रखा है यहाँ पर कि ए और सी के बीच का जो गैप है ना वो 285 है। ए एंड सी के जो बीच का गैप है वो आपका 285 है एक्चुअल में, बट यूनिट के अंदर कितना गैप है और सी के बीच का वो हमें यहाँ पर देखना है। तो आप कहोगे सर 93। ओके, जो कि आपका 285 के इक्वल्स टू है। मैंने कुछ गलती तो नहीं करी है? एक सेकेंड। ए इज 25% लेस देन बी, ठीक है। बी इज 30% लेस देन सी, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी, सॉरी। यहाँ पर मैंने 7/10 लिखना था, बट मैंने 3/10 ही लिख दिया जल्दबाजी में। चलिए कोई बात नहीं। ज़्यादा रश में चीज़ें होती हैं, मिस्टेक, सिली मिस्टेक्स बहुत हो जाती हैं। बिकॉज सी बी मेरा 30% कम था सी से, है ना? 10 पर 3 कम था यानी 7/10, 7/10। और एक बार मैं ये भी चेक कर लेता हूँ मेरी, हाँ 3/2, बस ये मैंने थोड़ी यहाँ पे गलती कर दी थी, सिली मिस्टेक हो गई थी। 7 4 28 हो जाएगा, या फिर 7 4 28, 3 2 6 हो गया, 8 3 24, यानी 84 मेरा यहाँ पर हो जाएगा ये। ओके, अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? यहाँ पे नियरेस्ट नंबर हम फिल करते हैं तो यहाँ पर भी आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 या 21 और 21 या 63, 63 हो गया। अब ले लीजिए आप लोग डिफरेंस। थर्टी 37 और 20 आपका कितना हो जाएगा? 57,
ठीक है, यानी 57 यूनिट की वैल्यू मेरी 285 है। मुझे यहाँ पर अपना बी का इतना परसेंट आप लोगों को देखो, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये वन ऑफ द मतलब अच्छे क्वेश्चंस के अंदर है, ये है ना। जब आपकी शिफ्ट थोड़ी हार्ड होगी तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन आएगा, बट आप लोग एक बार ना इस तरीके से करके देखना, ये क्वेश्चन आप लोगों को मुश्किल लगेगा नहीं। अगर आप लोगों ने मेरी परसेंटेज वैल्यूज याद कर ली हैं जो मैंने आप लोगों को याद करने के लिए बोली थी, और आप अगर इस तरीके से क्वेश्चन करते हो तो आप लोगों को ये मुश्किल क्वेश्चन लगेगा ही नहीं। ठीक है, बस थोड़ा ध्यान से करना, सिली मिस्टेक मत कर लेना जल्दीबाजी के चक्कर में। ओके, तो अगर 57 यूनिट की वैल्यू ये है तो मुझे यहाँ पर बताना है, मुझे फाइंड क्या करना है गाइज, मुझे फाइंड करना है बी का इतना परसेंट, यानी 33:1/3% मीन्स मुझे बी का 1/3 फाइंड करना है। बी की 1/3 कितना होगा? तो एक बात मुझे बताओ, अगर मुझे बी का 1/3 फाइंड करना है तो पहले मुझे बी भी तो फाइंड करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं अपना बी फाइंड कर लूंगा ना। मीन्स मुझे 84 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले। तो मैं करूंगा क्या, 285 को डिवाइड कर दूंगा 57 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा 84 से। तो ये मेरे पास आ जाएगा गाइज, ये मेरे पास बी आ जाएगा, है ना। और बी आ गया है तो बी का मुझे कितना परसेंट निकालना है, 1/3 बी का निकालना है, यानी 33:1/3% मुझे बी का निकालना है। तो 1/3 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। अब आप देख पा रहे हो कि ये मतलब जो मैंने आप लोगों को परसेंटेज वैल्यूज लर्न करने के लिए दी थी वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे अपना सेव कर लेते हो। देखो 57 से डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है क्या? मैं सिर्फ ना चेक करके देख रहा हूँ क्या 57 से डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है। देखो यूनिट डिजिट अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना, यूनिट डिजिट 7 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यूनिट डिजिट मेरा 5 आएगा, और ये 5 से 25 हो रहा है, तो यानी 285 के आसपास आएगा। तो मैं क्या करूँगा, 55 को जल्दी से मैं 5 से मल्टीप्लाई करके देख लूँ, 5 से 25, 5 7 35, यानी 285 हो रहा है, तो यानी कि 5 पे कैंसिल हो गया ये। ओके, देखो 8 4 12 यूनिट सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, तो यानी कि वो नंबर भी मेरा 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 2 6, 3 8 24। तो मेरे पास फाइनली नंबर आ गया 5 × 28, 5 2 10, 5 8 40, 140 मेरा यहाँ पर आंसर है। क्लियर है बच्चों? कुछ नहीं करना आप लोगों को, जैसा बोल रखा है, जैसा बोल रखा है कि भाई ए से इतना कम है, बी से इतना कम है, सी से इतना ज़्यादा है, वो सारा आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है। आप लोगों को मल्टीप्लाई कर देना, यूनिट्स आप लोगों को मिल जाएंगी। फिर जो आपसे पूछा है ना कि भाई बी का इतना परसेंट बताना है मुझे, तो पहला क्या करो, बी की वैल्यू निकाल लीजिए सब। तो हमने क्या करा भाई, बी की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, ये पूरी जो है ना बी की वैल्यू है, ये पूरी गाइज आपकी बी की वैल्यू है। अब ये बी का मुझे कितना निकालना है, 1/3 निकालना है बी का, तो इसका मैंने 1/3 निकाल दिया, मेरा आंसर आ गया 140। क्लियर है बच्चों? समझ आ गया आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। अब ये पास फेल के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, मैं सारे टाइप यहाँ पे करवा दूंगा आप लोगों को। मतलब आपसे फुल मार्क्स पूछेगा तो आप बता सको, पासिंग परसेंटेज पूछेगा तो आप लोग बता दोगे, हर एक चीज़ आप लोग यहाँ पे बता सकते हो। एक स्टूडेंट है, वो 23% मार्क्स लेके आता है, और मतलब मैथड ये बेस्ट है जो मैं मैथड आप लोगों को बता रहा हूँ। मैथड के लिए यहाँ मत भागना, कंफ्यूज हो जाओगे। मैथड के लिए यहाँ मत भागिएगा। एक स्टूडेंट है 23% मार्क्स लेके आता है और 28 नंबर से फेल हो जाता है। एक दूसरा स्टूडेंट है, वो 35% मार्क्स लेके आता है और 20 मार्क्स ज़्यादा लिया था पासिंग मार्क्स से, यानी 20 नंबर से पास हो जाता है। वो होता है ना कि एग्जाम के, अगर एग्जाम 500 नंबर का है और पासिंग मार्क्स उसके अंदर 300 थे और मेरे 320 नंबर आ गए, तो मैं क्या बोलूँगा, भाई मैं 20 मार्क्स से पास हो गया, 20 नंबर से मैं पास हो गया। अगर यही मेरे 280 नंबर आते तो मैं क्या कहता, भाई मैं 20 नंबर से फेल हो गया। ओके ना, तो पासिंग में नंबर कुछ भी रहे होंगे, मुझे नहीं पता भाई पासिंग नंबर कितने थे। तो उसने ये बोला कि भाई जो एक बच्चा है वो 28 नंबर से फेल हो गया, यानी पासिंग नंबर से उसके 28 नंबर कम आए। एक बच्चा है जो 20 नंबर से पास हो गया, यानी पासिंग नंबर से उसके 20 नंबर ज़्यादा है। तो अब देखो मुझे क्या क्या बताना है यहाँ पर, सम ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, पासिंग मार्क्स और पासिंग परसेंटेज, यानी कि मुझे यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स भी बताने हैं, यहाँ पर मुझे पासिंग मार्क्स भी बताने हैं और पासिंग परसेंटेज भी यहाँ पर मुझे फाइंड करनी है। तीनों चीज़ें यहाँ पर फाइंड करनी है। एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करवा दिए हैं, ताकि आप लोगों का टाइम भी बचे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख भी सको। एक बच्चा 23% मार्क्स लेके आता है और 28 नंबर से फेल हो जाता है, 23% मार्क्स लेके आता है। फॉर एग्जाम्पल पासिंग मार्क्स उसके यहाँ पर थे, वो 23% मार्क्स लेके आया और 28 नंबर से फेल हो गया। 28 नंबर का गैप, यानी कि अगर वो 28 नंबर और ले आता ना, अगर वो 28 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता, तो 28 नंबर से फेल हो गया वो। इसी तरीके से एक दूसरा स्टूडेंट है,
वो 35% मार्क्स लेके आया है और 20 नंबर से पास हो गया, 20 नंबर से पास हो जाता है। यानी कि अगर वो 20 नंबर और 20 नंबर कम लेके आता ना तो पासिंग मार्क्स के पास आ जाता। बात समझ आ रही है आप लोग? अगर वो 20 नंबर और कम लेके आता ना तो पासिंग मार्क्स के पास आया था। फॉर एग्जांपल मेरे 320 मार्क्स हैं और पासिंग मार्क्स मेरे 300 है, तो अगर मैं 20 नंबर कम लेके आता तो मैं पासिंग मार्क्स के बिल्कुल पास होता। पासिंग मार्क्स ही लाता मैं, पासिंग मार्क्स से ज़्यादा नहीं लाता। ओ ये क्या हो गया? तो ये आ गया आपका 20। मुझे करना क्या है, मुझे परसेंटेज के इक्वल्स टू में कोई नंबर की वैल्यू निकालनी है कि भाई इतना परसेंट मेरे इतने नंबर के बराबर है, डेट्स इट। मुझे बस यही करना है। ओके, तो आपको करना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं करना गाइज, इन दोनों के बीच का गैप ले लीजिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लीजिए, मतलब माइनस कर लीजिए और इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, है ना। इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा और इन दोनों को माइनस कर दीजिएगा। तो 35 में से 23 माइनस कर दूंगा, है ना। 8 5 13, 13% इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा, अच्छा 8 क्यों लिखा मैंने, 7 5 12 होगा ना। एक तो ये पेन की इंक इतनी मोटी चलती है कि दूसरी बार जब इस पर कुछ लिख दो तो लिखा नहीं जाता। 12% मेरा 48 के इक्वल्स टू में है। तो मुझे यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं। देखो मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 100% होंगे। मैक्सिमम मार्क्स मेरे 100% होंगे, मैक्सिमम, है ना। मैक्सिमम परसेंटेज यानी कि 100% ही होंगे मेरे मैक्सिमम मार्क्स। बिकॉज मैक्सिमम मार्क्स में से 23% ये ले गया, 35% वो ले गया, यानी मैक्सिमम मार्क्स मेरे 100% ही होंगे। ओके, हमेशा मैक्सिमम मार्क्स 100% ही होता है, इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकते। मैक्सिमम मार्क्स 90% हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर मैं 600 में से नंबर दे रहा हूँ तो 600 मेरे पूरे 100% होंगे। अगर मैं 500 में से नंबर दे रहा हूँ तो मैं 100%, 500 मेरे 100% होंगे। तो 12% की वैल्यू मेरी 48 है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 यूनिट। मुझे 100% की वैल्यू बतानी है, क्या होगी 100% की वैल्यू? क्या मैं बता नहीं सकता? अगर 1% की वैल्यू मेरी 4 है तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, 0 यहां लगा दूंगा और 2 0 यहां पर लगा दूंगा। यानी 100% की वैल्यू कितनी होगी, 400। मीन्स मुझे मैक्सिमम मार्क्स मिल गए हैं, 400 है। ये मेरे मैक्सिमम मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स 400 है। बात है आप लोगों को समझ? अब मुझे यहां पर बताना है, मैक्सिमम मार्क्स मैंने निकाल लिए ना, मुझे पासिंग मार्क्स बताना है, पासिंग मार्क्स। एक बात मुझे बताओ, पासिंग मार्क्स मुझे यहां पर बताने हैं कि भाई कितनी, ये पी की वैल्यू मुझे निकालनी है, पासिंग मार्क्स। एक बात मुझे बताओ, अगर मुझे यहां पर ये मार्क्स पता चलते कि भाई ये जो फेल होने वाला है कितने मार्क्स लेके आया है, उसके अंदर मैं 28 ऐड कर देता, मेरा आंसर आ जाता। फॉर एग्जाम्पल पासिंग मार्क्स मेरे 300 है ना, और मुझे पता चल गया कि मेरे 250 नंबर आए हैं, तो मैं 50 और ऐड कर देता, मुझे पता चल जाता कि भाई 300 नंबर का पास हुआ हूँ, पासिंग मार्क्स 300 नंबर के हैं। ओके, इसी तरीके से मुझे नहीं पता भाई पासिंग मार्क्स कितने हैं, बट अगर मुझे 23% की वैल्यू पता चल गई ना इस नंबर के अंदर, तो 23% की वैल्यू जो भी मिलेगी मुझे, उसके अंदर मैं 28 ऐड कर दूंगा, मेरे पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। बात आ रही समझ आप लोगों को? तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, कि 23% की वैल्यू निकालनी है बस मुझे। तो अगर 1% की वैल्यू मेरी 4 है और मुझे चाहिए क्या, पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स मुझे यहां पर चाहिए। तो अगर 1% की वैल्यू मेरी 4 है, 1% की वैल्यू गाइज अगर मेरी 4 है, तो मुझे 23% की वैल्यू चाहिए। मीन्स 23 से मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा। 23% की वैल्यू आ गई है बच्चों 92। मीन्स ये जो फेल होने वाला पर्सन, ये फेस है, फेल है, ये पास है। जो फेल होने वाला पर्सन है 92 मार्क्स लेके आया है ना। अगर ये फेल होने वाला 92 लेके आया, अगर मैं इसके अंदर 28 और ऐड कर दूं ना, तो ये जो मतलब यहां से चल के यहां पर आ जाएगा। ठीक है, 28 ऐड कर दूंगा, पास वाले पे आ जाएगा, तो मुझे पासिंग मार्क्स पता चल जाएंगे। ठीक है ना, तो मैं कितने ऐड कर दूंगा यहाँ पे, 28 ऐड कर दूंगा, 120। पासिंग मार्क्स कितने हैं, 120। बात क्लियर है? पासिंग मार्क्स कितने हो गए मेरे, 120। अब मुझे यहाँ पे पासिंग मार्क्स ही पता चल गया, पासिंग परसेंटेज मुझे यहाँ पर फाइंड करनी है।
पासिंग परसेंटेज। एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर 23% की वैल्यू मुझे पता है ना। अगर 23% के अंदर मैं कोई परसेंटेज ऐड कर दूं, कोई नंबर की परसेंटेज ऐड कर दूं, तो मुझे पासिंग परसेंटेज पता चल जाएगी। बोलोगे सर सही बात है, पासिंग परसेंटेज पता चल जाएगी। तो मुझे पता क्या है, मुझे 1% इज इक्वल्स टू 4 पता है ना, 1% की वैल्यू 4 है। मुझे कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए, मुझे सॉरी 28 नंबर की मुझे परसेंटेज के अंदर वैल्यू चाहिए ना। तो मैं क्या करूंगा, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 7 4 से 28, 28 मेरा 7% के इक्वल्स टू में है ना। यानी कि ये जो अभी 23% मार्क्स लेके आया ना, अगर ये 7% और लिया था तो ये पास हो जाता। यानी 23 के अंदर मैं 7% ऐड कर दूंगा, मैं पासिंग परसेंटेज आ जाएंगी मेरे पास, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, 23 के अंदर ऐड कर दूंगा 7, ये पासिंग परसेंटेज आ गई मेरी 30%। देखो क्वेश्चन एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बिकॉज इसके अंदर हर एक चीज मिक्स है। एग्जाम के अंदर इतनी सारी चीजें मिक्स करेगा नहीं, या तो उससे आप लोग से पासिंग मार्क्स पूछ लेगा, या पासिंग परसेंटेज पूछ लेगा, या फिर पासिंग मैक्सिमम मार्क्स पूछ लेगा। इन तीनों में से एक ही चीज पूछेगा, बट मैंने तीनों ही चीज यहाँ पे मिक्स कर दी है ताकि आप लोगों का ओवरऑल सब कुछ क्लियर हो जाए। एक बार वीडियो पॉज करके इसको खुद से ट्राई करिएगा। मेन दिक्कत बस कुछ नहीं रहती इसके अंदर, मेन आपका काम रहता है इसकी वैल्यू निकालनी। अगर आप लोगों ने इसकी वैल्यू निकाल ली, 100 से मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ आप लोग मैक्सिमम मार्क्स निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपसे पासिंग मार्क्स पूछा है तो परसेंटेज आपको पता ही है, आप लोग यूनिट की वैल्यू निकाल के, है ना, सॉरी, आप लोगों को पासिंग मार्क्स पूछा है तो आप लोग से बस यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू निकाल के इस नंबर के अंदर ऐड कर दो, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। पासिंग परसेंटेज पूछा है तो इसकी वैल्यू परसेंटेज के अंदर निकाल के परसेंटेज में ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो फिलहाल हमसे पूछा क्या है यहाँ पर, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो हमसे पूछा है वो लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हमसे इन तीनों का सम पूछा है, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए इन तीनों के सम की, यानी 400 प्लस 120 प्लस 30, 550, ये मुझे यहाँ पर बताना था। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर हमने सब कुछ कवर कर लिया है, सब कुछ जितना भी क्वेश्चन इसके अंदर बनाएगा वो सब हमने एक ही क्वेश्चन के अंदर कर लिया। तो समझ पा रहे हो कि मतलब कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 11th टाइप भी अपना कंप्लीट होता है, अपना 12th टाइप आ गया यहाँ पर, जिसके अंदर हमारे इलेक्शन वाले क्वेश्चन यूज होते हैं ना, इलेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो करते हैं इसको। देखो एक कैंडिडेट है, दो कैंडिडेट है, इलेक्शन लड़ते हैं वो, एक को 65% वोट मिलते हैं और वो 300 वोटों से जीत जाता है ना। हमसे ये नहीं बोला गया कि भाई वो कितने वोटों से जीतता है, मतलब कितने परसेंट से जीतता है वो, हमसे सिर्फ ये बोला है कि वो 65% वोट लेके आता है, ये नहीं बताया कि भाई कितने परसेंट से जीतता है वो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स मुझे यहाँ पर बताने कितने हुए, तो भाई टोटल नंबर ऑफ वोट्स मैंने लेट कर लिया भाई, 100 करे गए हैं, है ना। टोटल वोट्स टीवी, टोटल वोट्स 100 है। इसमें से जो ए कैंडिडेट है एंड ये आपका बी कैंडिडेट है, इसको 65% वोट मिलते हैं, तो बचे हुए वोट आपको बी को मिलेंगे। ए बी से कितने वोटों से जीत गया, तो आप कहोगे सर 30 वोटों से जीत गया, बट एक्चुअल में ए कितने वोटों से जीता है, 300 वोटों से जीता है एक्चुअल में ए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। अगर एक यूनिट की वैल्यू मेरी 10 है तो यहाँ पर मुझे टोटल नंबर ऑफ वोट्स यहाँ पर बताने, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने होंगे, मींस मुझे 100 यूनिट की यहाँ पर वैल्यू बताने, 10 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000। ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर है। बात क्लियर है। इस तरीके से इलेक्शन के अंदर क्वेश्चन बनते हैं इलेक्शन के ऊपर। एक दूसरा टाइप भी इसके ऊपर बनता है, वो भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। एक इलेक्शन है, दो कैंडिडेट्स के बीच में एक इलेक्शन लड़ा गया, 75% वोटर्स कास्ट देयर वोट, आउट ऑफ विच 2% वोट डिक्लेयर इनवैलिड एंड कैंडिडेट गोट इतने वोट्स विच आर 75% ऑफ द वैलिड वोट। टोटल नंबर ऑफ वोट्स एनरोल्ड इन द इलेक्शन, इलेक्शन में कितने वोट हुए। भाई आप लोगों ने एक चीज अभी यहाँ पर एक देखी होगी, रिमेनिंग है ना, चीजें अगर रिमेनिंग का मतलब हमें बताया था कि भाई इतना यहाँ पे खर्च कर दिया, तो रिमेनिंग का हम लिखते जा रहे थे ना, 6 में से एक खर्च हुआ तो रिमेनिंग कितना रह गया, 5। रिमेनिंग लिखते जा रहे थे, वही चीज हमें यहाँ पर भी करनी है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। रिमेनिंग, बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं समझाता हूँ अभी किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को हम। एक इलेक्शन के अंदर दो कैंडिडेट है,
75% ऑफ वोट कास्ट, मतलब 75% वोटर अपना वोट देते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल टोटल जो है ना एक्स वोट डाले गए, टोटल एक्स वोट डाले गए, ये थोड़ा नीचे करके लिख दूं क्या, चलो, टोटल एक्स वोट डाले गए जिसमें से 75% ने वोट डाले, मतलब 25% ने वोट ही नहीं डाले, समझ रहे हो। यहाँ पे बोला गया कि भाई दो कैंडिडेट का बीच में इलेक्शन हुआ, 75% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट, 75% ने वोट डाले यानी 25% ने वोट ही नहीं डाले। तो कितने भाई, जितने वोट डालेंगे कैंडिडेट उतने जितने वोट पड़ेंगे उसी में तो कैंडिडेट जीतेगा, है ना। वही जो वोट डाले गए हैं उसी में तो मतलब हारने और जीतने वाले को बांटे जाएंगे, वो जो वोट ही नहीं डाले गए वो तो किसी के पास आए नहीं। यानी 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरी 3/4, तो यानी कि एक्स के इतने परसेंट वोट डाले गए हैं, जिसमें से कि 2% वोट खराब हो गए, है ना। 2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मेरी 1/50, 50 में से 1 यूनिट वोट मेरे खराब हो गए, यानी कि सही वोट कितने हैं 49/50। मुझे जो काम के वोट है ना, जो हारने और जीतने वाले में बटेंगे, वो वोट लिखने हैं यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे कि 25% वोट तो खराब हो गए ना, तो उनका काम ही क्या है, मेरा कुछ काम नहीं है। 2% वोट बेकार हो गए, मतलब 25% वोट तो डाले ही नहीं गए, डाले ही नहीं। 2% वोट खराब हो गए तो उनका काम ही नहीं है कुछ। जो सही वोट है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, और जो कैंडिडेट है इतने वोटों से जीत जाता है, जो कि 75% है वैलिड वोट के। ये जो अब तक वोट चले हैं ना मेरे वैलिड वोट है, इनका 75% यानी कि 3/4, यानी जो कैंडिडेट है वैलिड वोट का 3/4 लेके जाता है, मतलब 3/4 मिलता है उसको, जो कि 9261 है। मीन्स मुझे एक्स की वैल्यू बतानी है, यानी टोटल नंबर ऑफ वोट्स मुझे यहाँ पर फाइंड करने। सोल्व कर लीजिए, अब इसको सोल्व कर लूंगा आंसर आ जाएगा, बस इतनी सी चीज़ थी। मैंने हमेशा बोला भाई 49 से कैंसिल मत करने बैठ जाना, है ना, बिकॉज सिली मिस्टेक्स के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो छोटे छोटे नंबर से कैंसिल करेंगे। 3 3 9, 3 8 24, 3 7 21, अगेन 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 3 और 3 2 6, 3 9 27। अब तो 7 से करना ही पड़ेगा, 7 से कैंसिल, 7 1 7 और 7 6 42, एक सेकंड क्या कर रहा हूँ मैं, 7 7 49 हो गया, 7 7 ओके 32 हो रहा है ना, 42 की लिख रहा हूँ मैं, 7 4 28, 7 7 49, 7 2 14, 7 7। एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 4 16, 16 5 80 इंटू 21, 21 अट्ठे 168 होता है ना। जो कैलकुलेशन करते वक्त, स्पेशली डिवाइड करते वक्त ना बहुत ज़्यादा सावधानी बरता करो, बिकॉज सिली मिस्टेक्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ओके ना। और जब टाइम चल रहा होता है ना तो सिली मिस्टेक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि सुबह उठ के थोड़ी बहुत कैलकुलेशन वगैरह कर लिया करो, नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इन अ क्लास ऑल स्टूडेंट्स स्पीक हिंदी या फिर इंग्लिश, 50% स्टूडेंट स्पीक हिंदी वाइल 70% स्टूडेंट स्पीक इंग्लिश, 28% और 28 स्टूडेंट स्पीक बोथ लैंग्वेजेस। देन फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन अ क्लास, क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं। तो ये आपका लास्ट टाइप है, परसेंटेज का आपका लास्ट टाइप है। हमने सारे टाइप कवर कर लिए, जितने तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं परसेंटेज के अंदर वो सारे देख चुके हैं हम। एक क्लास है, हिंदी और इंग्लिश वहां पर बोली जाती है, 50% बच्चे हिंदी बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल भाई ये क्लास है जिसके अंदर कुछ बच्चे हिंदी बोलते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर इंग्लिश ही बोलते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। 50% बच्चे हिंदी बोलते हैं, 70% स्टूडेंट्स सॉरी हिंदी बोलते हैं, 50%, 70% इंग्लिश बोलते हैं। देख रहे हो इंग्लिश बोलने वाले ज़्यादा हैं, यानी कोई अच्छा स्कूल होगा ना। 28 स्टूडेंट स्पीक बोथ लैंग्वेज, मतलब यहाँ पे देखो परसेंटेज की बात की गई है, ये भी परसेंटेज ही होगा, बोथ लैंग्वेजेस। देन फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट इन ए क्लास, क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट है। देखो यार क्लास अगर चाहे कितने भी बच्चे हों वो होगी तो पूरी 100% ही ना,
चाहे क्लास के अंदर 5 बच्चे हो, चाहे 10 बच्चे हो, चाहे 20 बच्चे हो, होगी तो पूरी 100%, पूरी क्लास तो मेरी 100% होगी। बट यहाँ पे एक बात मुझे बताओ, 50 यहाँ पर बोल रहे हैं, 70 यहाँ पे बोल रहे हैं। अगर मैं हिंदी वालों की बात करता हूँ, हिंदी वाले कितने हैं भाई? 50 है। अगर मैं इंग्लिश वालों की बात करता हूँ यहाँ पर, वो 70 है। क्लियर है? टोटल कितने हो रहे हैं यहाँ पर हमारे? 120, है ना? यानी कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दोनों भाषा बोल रहे हैं। बात आ रही समझ? कुछ ऐसे बच्चे हैं, सॉरी ये आपका नंबर ही है, एक सेकेंड मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, नंबर ही है आपका लोगों का ये। मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि हिंदी बोलने वाले 50 है, इंग्लिश बोलने वाले 70 है, और टोटल 120 हो रहे हैं। बट एक्चुअल में आपकी पूरी क्लास तो 100% होती है ना। पूरी क्लास के अंदर चाहे कितने भी बच्चे हों वो होंगे तो 100% ही। बट यहाँ पे टोटल 120 हो रहे हैं। यानी कि अगर मैं 100 इसके अंदर से निकाल दूँ ना, 100% अगर मैं इसमें से निकाल दूँ, तो 20% ऐसे हैं जो 2 बार काउंट कर लिए गए हैं। यानी हिंदी भी क्या बोल रहे हैं वो, और इंग्लिश भी बोल रहे हैं वो बच्चे, ठीक है ना? तो 20% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं, ओके ना? तो 20% बच्चे यहाँ से आ जाएंगे जो दोनों भाषा बोलते हैं। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलने वालों की बात करूं, यहाँ पर इस सर्कल के अंदर देखो, हिंदी और बोथ दोनों वाले हैं। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलने वालों की बात करूं, यानी इसी इतने की बात करूं, तो आप क्या करोगे सर? 50 में से 20 माइनस कर दो, 30 आ जाएगा। ये मेरे सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलने वाले बच्चे हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले बच्चों की बात करता हूँ, तो ये मेरा इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट्स का दायरा आ गया, ये मेरे 50 आ जाएगा। 50% स्टूडेंट ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। बात आई समझ आप लोगों को? तो अब मेरे पास पूरा देख रहे हो ना, पूरा 100% हो गया। 30, 20, 50 और 50, पूरा 100% हो गया मेरे पास यहाँ पर, पूरा 100%। मुझे बताना हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन अ क्लास, क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? तो क्लास के अंदर 100% बच्चे ही है ना बच्चे। पूरी क्लास चाहे कितने ही बच्चे हों, वो होगी तो 100% ही, परसेंटेज के अंदर तो 100 ही होगी। मीन्स मुझे यहाँ पर 20% की वैल्यू गिवन है। 28 बच्चे दोनों भाषा बोलते हैं, मीन्स मुझे यहाँ पर 20% की वैल्यू गिवन है गाइज। 20% की वैल्यू कितनी है? 28। तो मुझे कितने बच्चे हैं क्लास के अंदर? तो 100% की वैल्यू मुझे यहाँ पर बतानी, दोनों तरफ से मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100% की वैल्यू आ जाएगी 140। पूरी क्लास में 140 बच्चे हैं। अब देखो मैंने आप लोगों को इस तरीके से क्यों करवाई चीज़ें। अब मैं चाहता तो डायरेक्ट ऐसे भी बता सकता था कि भाई ये 50 है, ये 70 है, दोनों 120 आ रहा है, टोटल क्लास में 100 बच्चे होते हैं, 100% स्टूडेंट होते हैं, तो यानी कि 20% ऐसे दोनों भाषा बोलते हैं। 20% की वैल्यू 28 है, मुझे 100% की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता, मेरा आंसर आया था। बट इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे पूछा है कि कितने बच्चे मतलब कितने बच्चे क्लास के अंदर हैं। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपसे ये पूछेगा कि बताओ सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलने वाले बच्चे कितने हैं, तो आप क्या करो 30% की वैल्यू निकाल दोगे। आपसे पूछेगा बताओ सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले बच्चे कितने हैं, तो आप क्या करोगे 50% की वैल्यू निकाल दोगे। तो मैंने इस तरीके से डायग्राम वगैरह बनवाया ताकि आप लोगों को कुछ भी पूछे तो आप लोग बता सकते हो। बात है क्लियर? समझ गए? तो इतना ही था। शुक्रिया गाइस आप सभी का। आप लोग अगर पूरा लेक्चर देख रहे हो तो फिर आप लोगों का एग्ज़ाम कोई नहीं हिला सकता। आप लोग एक बहुत अच्छा स्कोर करोगे एग्ज़ाम के अंदर अगर आप पूरे लेक्चर्स देख रहे हो। बिकॉज हमने एक परसेंटेज के अंदर मतलब इतनी लंबे भी लेक्चर हमारे नहीं चले हैं, बट ऑनेस्टली सेइंग हमने सारे टाइप्स यहाँ पर कवर कर लिए हैं, सारा कुछ कवर कर लिया जितना भी परसेंटेज के अंदर बनता है। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, पीडीएफ वगैरह सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। और होमवर्क तो मैंने आप लोगों को आज कुछ दिया ही नहीं, बट कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, हमारा ही मोटिवेशन बढ़ता है इससे और मुझे पता चलता है कि मैं कितना रिलेवेंट जा रहा हूँ। आप लोग की जो भी कुछ परेशानी है आप लोग टेलीग्राम पे मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, सो मिलता हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना आप लोगों को। ठीक है गाइस, बेस्ट ऑफ लक।